Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. We are discuss about chapter number 13 which is electrostatics. Students, if you listen and watch all video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. Students, हम क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 13.3 इलेक्ट्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिटेक्टिंग चार्ज, जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चार्ज किस टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से बना होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो ये टॉप सर्कल है इसे हम लोग कहते हैं ब्रास डिस्क। ओके स्टूडेंट्स, ब्रास डिस्क के नीचे हम लोगों ने 2 लीव्स लगाए हुए हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको ये रॉड नज़र आ रहा है, इस रॉड को हम लोग कहते हैं ब्रास रॉड। ठीक है, अब ब्रास डिस्क और लीव्स के दरमियान हम लोगों ने एक इंसुलेटर रख दिया है। ये इंसुलेटर्स का काम ये होता है, ये लीव्स और ब्रास डिस्क है उसको, मतलब उनका जो डिस्टेंस है उसको फिक्स रखता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एल्युमिनियम की फॉइल लगाई होती है और एल्युमिनियम की फॉइल को हम लोगों ने ग्राउंड किया होता है एक कॉपर वायर के साथ। स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसीजर ये एक हम लोगों ने एक ग्लास जार के अंदर प्लेस किया होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लीव्स और ब्रास डिस्क इनके दरम्यान में इंसुलेटर फिक्स किया है ताकि वो हिल ना सके। अब ब्रास डिस्क और जो लीव्स हैं ये पूरे के पूरे एक ग्लास जार के अंदर फिक्स होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ग्लास जार। A thin aluminium foil is attached on the lower portion of the inside the jar। एक aluminium foil है जिसे हम लोगों ने ग्लास जार के inside पे अटैच करना है। The aluminium foil is grounded by connecting a copper wire और ये फर्दर कॉपर वायर के साथ ग्राउंड की जाती है। This protection the leaves from the external disturbance। जो जितनी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है उसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ये था स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोस्कोप्स की। इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो होप सो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमारे पास एक ग्लास डिस्क है, हमारे पास एक ब्रास रॉड अटैच किया हुआ है, लीव्स और ब्रास डिस्क आपस में एक फिक्स हैं। चार्जेस ब्रास डिस्क के साथ इजीली पास करते हुए, इस डिस्क से गुजरते हुए लीव्स तक पास कर जाते हैं। अब इस लीव्स को प्लेस किया जाता है इंसुलेटर के दरमियान में ताकि ये हिल ना सकें। इस तरह से ये पूरा जो ब्रास डिस्क है, रॉड हैं, लीव्स हैं, इनको एक हम लोगों ने ग्लास जार में प्लेस कर दिया गया है। अब ग्लास जार में फर्दर यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉयल अटैच है और एल्युमिनियम फॉयल फर्दर कॉपर वायर के साथ हम लोग उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी कंस्ट्रक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि एक बॉडी पे चार्ज मौजूद है तो किस तरह से हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। अब हम लोगों ने ये डिटेक्ट करना है कि एक बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ब्रिंग अ बॉडी नियर द डिस्क ऑफ अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप्स। हमें यहाँ पे कोई एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है। अब वो बॉडी जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि इसके अंदर चार्ज मौजूद है या नहीं, इस बॉडी को हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेके आना है।
अब अगर स्टूडेंट्स ये बॉडी न्यूट्रल होगी तो इस इलेक्ट्रोस्कोप्स की जो लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, इनमें किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ये शो करेगा इसमें किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है कि ये बॉडी न्यूट्रल है। अब अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है तो ये जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्दर हमें डाइवर्ज शो होंगे, ये डाइवर्जेंस शो करेगी कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि कितना डाइवर्ज करेंगे, तो इनकी जो डाइवर्जेंस है वो डिपेंड कर रही होगी उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है। अगर उस बॉडी के ऊपर चार्ज ज़्यादा मौजूद होगा तो उन लीव्स की डाइवर्जेंस भी ज़्यादा होगी। अगर उस बॉडी के ऊपर चार्ज कम मौजूद होगा तो उनके जो लीव्स की डाइवर्जेंस है वो भी कम होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक बॉडी पे चार्ज मौजूद है या नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। अगर तो हमारी बॉडी न्यूट्रल है तो लीव्स डाइवर्ज नहीं होंगे, लीव्स किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। अगर हमारी बॉडी चार्ज्ड है, लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रास है वो चार्ज्ड हो गया है, तो वहाँ पे जो लीव्स हैं वो डाइवर्जेंस शो करेंगे क्योंकि वो जाहिर करते हैं कि वहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। थोड़ा सा हम इसे रीड आउट करते हैं। द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज बिकॉज ईच लीव्स गेट सिमिलर चार्जेस। द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज। जो डाइवर्जेंस है वो डिपेंड करती है चार्जेस पर, जितने चार्ज ज़्यादा होगा इतने लीव्स की डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, टू प्रोड्यूस द electrostatic can be charged by the process of electrostatic induction. In order to produce positive charge near the electroscope, bring a negative charged body in the disk of the electroscope. अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी उस डिस्क इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाएंगे, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज उस डिस्क पे अपेयर हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे लीव्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज फ़ौरन से डिस्क के ऊपर अपेयर हो जाएंगे और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे लीव्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखना है कि जो Now connect the disc of electroscope to the earth aluminium foil by conducting wire. अब हमारे पास जो डिस्क है इलेक्ट्रोस्कोप्स की उसको हम लोग एल्युमिनियम फॉयल के साथ कनेक्ट कर देंगे बाय कंडक्टिंग वायर। अब हम जब इसको कनेक्ट करेंगे, इसके कनेक्ट करने से क्या होगा कि जितने भी हमारे लीव्स के चार्जेस मौजूद थे, जो लीव्स पे नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ़्लो कर जाएंगे। ये हमारे पास अर्थ में फ़्लो कर गए। वो एल्युमिनियम फॉयल और कॉपर वायर से होते हुए सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। अब जैसे ही वो ग्राउंड में जाएंगे तो हम लोग अर्थ कनेक्शन को ब्रेकअप कर देंगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जो हमारे जो स्टार्टिंग में जो चार्जेस थे, जो हम उनको पास लेके आए थे नेगेटिव चार्जेस को, उनको हम लोगों ने रिमूव करना है। अब हम जब नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप्स है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। हमारे पास जो डायग्राम नंबर ए है उसमें वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक हम लोगों ने चार्ज बॉडी को हम लोग उसके पास लेके आए। सेकेंड में हमारे पास है नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद एल्युमिनियम फॉयल बाय कंडक्टिंग वायर। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड द अर्थ, इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जिसमें हमें चार्जिंग द इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने थे तो हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके करीब लेके आए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप्स को नेगेटिव चार्ज करना है तो हम लोग इसके करीब कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे। इस तरह से जो इलेक्ट्रोस्कोप जो है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज करना है तो हम लोग
इस प्रोसेस के रिवर्स जाएंगे। अगर हमने इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम लोग डायग्राम नंबर जो हमारी बी है उसके रिवर्स जाएंगे, क्योंकि डायग्राम नंबर बी में तो हमने ये कहा कि हमारे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना चाह रहे हैं तो हमें पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका भी है, डैट इज़ कंडक्शन। अब हम लोग कंडक्शन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हम लोग कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू भी इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। हम लोग कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस डिस्क पर जाके टच करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिस्क के ऊपर। इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज हो जाता है। नाउ डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्जेस, हम लोगों ने टाइप्स डिटेक्ट करनी है। हमने ये देखा कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोगों ने देखा वो चार्ज किस टाइप का है, आया कि वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। अब इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है। लेट्स सपोज उसके ऊपर कौन से टाइप का हमें ये नहीं पता, उस बॉडी को हम कहाँ लेके आ जाए। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप डिस्क के पास उस बॉडी को लेके आएंगे। अब जैसे ही हम लोग उसको उस डिस्क के पास लेके आएंगे, अगर तो उस रॉड के ऊपर उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज मौजूद होंगे तो हमारे पास उस इलेक्ट्रोस्कोप्स के जो लीव्स हैं वो मज़ीद डाइवर्ज कर जाएंगे। अब जो डाइवर्जेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। दिस शोज़ डैट उस बॉडी या उस रॉड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज मौजूद थे। अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीव्स हैं जिसकी जो डाइवर्जेंस है वो लेट्स सपोज हमारे पास कम हो जाती है तो वो शो करती है कि हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज मौजूद थे। आई होप स्टूडेंट्स आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर तो डाइवर्जेंस इंक्रीज़ कर जाती है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज़ कर जाती है तो दिस शो दैट उस बॉडी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, उसे हम लोग स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारा जो मटेरियल है कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि अगेन हम लोग कोई भी हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेके आएंगे, ठीक है, और उस मटेरियल को हम लोग जिसको टेस्ट कर रहे हैं उस मटेरियल को उस चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप्स की डिस्क के पास लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग उस मटेरियल को चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के ऊपर लेके आएंगे, अगर तो उस इलेक्ट्रोस्कोप्स की लीव्स क्लैप्स कर जाएं, दैट्स मीन दैट वो गुड कंडक्टर्स होंगे। अगर तो उस इलेक्ट्रोस्कोप्स के लीव्स क्लैप्स ना करें तो उनमें कोई सी किस्म की डाइवर्जेंस शो ना करें, कोई चेंज शो ना करें, तो दैट्स मीन स्टूडेंट्स वो इंसुलेटर होगा। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोस्कोप्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने ये देखा आइडेंटिफिकेशन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स में कि अगर तो जो लीव्स हैं उनमें किसी किस्म के डाइवर्जेंस नहीं हुई, किसी किस्म का चेंज नहीं आया, तो हम लोगों ने कहा कि वो बॉडी है वो फिनोमिना शो करेगी, इंसुलेटर्स को शो करेगी। लेकिन अगर हमारे लीव्स हैं उनमें डाइवर्जेंस का फिनोमिना शो हुआ तो वो जाहिर करेगा कि वो कंडक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13.4 कूलम्स लॉ। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो मैसेज हैं, ठीक है, उन दोनों मैसेज को हम लोग करीब लेके आते हैं तो उन दोनों मैसेज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। सिमिलरली हमने कहा कि हम अगर उन मैसेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं, ठीक है, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर उन दो मैसेज को हम लोग बहुत ज़्यादा दूर कर दें, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें,
तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, या तो हम लोग बात करते हैं कि उन दो मैसेज की जगह पे दो चार्जेस मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि तो अगर दो सेम चार्जेस होंगे, लेट्स सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को, तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में भी हम लोग मेन चार्जेस को ही, कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग चार्जेस को ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस टॉपिक का इंट्रो। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सपोज किया हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास Q1 चार्जेस है और सिमिलरली हमारे पास एक Q2 चार्जेस है। ये दो सेम चार्जेस हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ हमारे पास रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। अगर ये दोनों चार्जेस डिफरेंट हुए तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन मौजूद हो जाएगी, अगर ये डिफरेंट हुए तो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज़ कर दें तो क्या उस फोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, या फिर स्टूडेंट्स अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर दें या फिर डिक्रीज़ कर दें तो क्या उससे हमारा जो फोर्स है उस पर इफ़ेक्ट होगा या नहीं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होगा। इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, चार्ल्स कॉलम। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1736 और डेट ऑफ डेथ है 1806। In 1785, experimentally established the fundamental law of electric force between two stationary charged particles. अब 1875 के अंदर स्टूडेंट्स इसने दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स थे, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही थी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक फंडामेंटल लॉ इस्टेब्लिश किया और उसने बताया कि किस तरह से ये फोर्स इफ़ेक्ट होती है अगर इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हमें एक पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जो साइज़ में बहुत स्मॉल हो, ठीक है, whose sizes are very small as compared to the distance between them। वो चार्जेस जिनका जो साइज़ इतना छोटा हो कि उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए और उन चार्जेस का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए, तो ऐसे चार्जेस को हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्जेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि इन जो चार्जेस हैं इनका साइज़ बहुत स्मॉल है और इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन चार्जेस को हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्जेस। अब हम कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं। The force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Let's suppose students हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास चार्ज Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डेवलप हो गई है। अब ये दो चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि दो सेम चार्जेस लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के Q1 और Q2 के। अब इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, इनका साइज़ बढ़ा दें, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अगर हम लोग एक चार्ज का डिस्टेंस लेंगे तो वो d आएगा। इसी तरह Q1 का जो डिस्टेंस आया वो d आया, इसी तरह Q2 का जो डिस्टेंस आया वो d आया, तो d मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर आ गया। तो हम लोग डिस्टेंस को उसके r से भी मेंशन कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको r से मेंशन किया। तो r1 इज इक्वल टू रेडियस फॉर Q1 एंड Q2 के लिए रेडियस R2, तो r मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर कर लें, कंपेयर करने के बाद हम इन्हें सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी f इज इक्वल टू Q1। हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हमें पता है, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट का इजाफा होता है जिसे हम लोगों ने के का नाम दिया। के हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं इस फॉर्मूले में। This is the final formula of Coulomb's law. F is equal to K Q1 Q2 over R scale. F is the Coulomb force, K is the proportionality constant, Q1 Q2 are the magnitude of the two charges, R is the radius and distance between those two charges. आई होप स्टूडेंट्स आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अब इस के की वैल्यू क्या है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द मीडियम। अब के की डिपेंड करता है मीडियम। अब हमारा जो मीडियम है वो हमारे पास एयर भी हो सकता है और हमारा जो मीडियम है वो स्पेस भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें एयर की, तो एयर में जो के की वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है। ओके स्टूडेंट्स, कूलम लॉ इज द ट्रू ओनली फॉर अ पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो क्यू की वैल्यू है वो एयर में होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये वैल्यू तब होगी जब उनके दरमियान जो मीडियम है वो हमारे पास एयर होगा। उस केस में हमारे पास के की वैल्यू होगी वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो कि ये आपको टॉपिक आ गया होगा कि के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, जो इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम है उस पर डिपेंड कर रही है। अब मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक वहाँ एयर होगी तो इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक छोटे से एग्जाम्पल है, हम ये डिस्कस करते हैं। Two bodies are oppositely charged with 500 microcoulomb and 100 microcoulomb charges. Find the force between the two charges if the distance between them in air is 0.5 meter. Let's suppose students हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज है जो Q2 है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास Q1 चार्ज है वो हमारे पास है 500 माइक्रोकूलम और जो हमारे पास चार्ज Q2 है वो हमारे पास है 100 माइक्रोकूलम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 0.5 मीटर। हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सिंपल हम लोग अपनी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू के की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर 9,
Q1 की वैल्यू है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज़ की पावर -6 और Q2 की वैल्यू है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज़ की पावर -6 और R की वैल्यू है हमारे पास 0.5 मीटर। आर स्केयर है तो हम लोग 0.5 मीटर 0.5 का स्केयर ले लेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1800 न्यूटन। ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन उनको कैलकुलेट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, होप्स ओके ये आपको छोटी सी एग्जांपल समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे बुक का 13.5 टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के गिर्द एक ऐसी जगह जहाँ पे दो दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अनदर चार्जेस। जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके अब हम इसको एक एग्जांपल से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज Q है। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इज brought नियर अ चार्ज Q। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉजिटिव Q चार्ज है, ठीक है। इसको हम लोग एक Q नॉट चार्ज के करीब लेके आते हैं। Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो रेडियस है वो R है। अब प्लेस इन स्पेस, देन Q नॉट विल एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स। तो हमारे पास जो Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स फील करेगा। द वैल्यू ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। If the charge is moved away from the Q, the force would decrease till the certain distance. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हमारा जो टेस्ट Q नॉट चार्ज है वो Q से थोड़ा उसको दूर लेके चला जाएं तो वहाँ पे वो कोई ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट इस चार्ज का जो Q है उसके फील्ड से बाहर चला गया, उससे दूर चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर हमारे पास जो चार्ज Q है वो उसका फील्ड टेस्ट चार्ज पॉजिटिव Q नॉट फील्ड पर फोर्स लगाता है तो ये जो फील्ड है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने टेनिस देखे होंगे, प्लेयर्स जो टेनिस बॉल खेलते हैं। अब टेनिस बॉल में जो होता है वो एक नेट का बना होता है, एक नेट के स्पेसिफिक उन्होंने बास्केट टाइप बनाई होती है। इस बास्केट में हम लोगों ने बॉल को डालना होता है। अब अगर प्लेयर जो उस बास्केट के अंदर उस नेट के अंदर बॉल को डाल देते हैं, उसको थ्रो करके बॉल को उस नेट के अंदर और बॉल चली जाती है तो वो विन कर जाते हैं। हम कहते हैं कि जो इन्होंने नेट का सर्कल बनाया हुआ है ये फील्ड है उस बॉल का। अगर तो वो बॉल उस नेट के अंदर घुस जाएगी, नेट के अंदर रहेगी तो वो मतलब उसके फील्ड के अंदर है, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वो प्लेयर्स विन कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही बॉल इस मतलब के नेट से बाहर चली जाएगी तो हम कहेंगे कि वो बॉल उस फील्ड से बाहर चली गई है, तो वो जो प्लेयर्स हैं वो हार जाएंगे। तो फील्ड के अंदर रह के जो उस पर फोर्स अप्लाई की उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड चार्ज क्या होता है? फील्ड चार्ज हम लोग कहते हैं कि वो चार्ज जिसके गिर्द हमारा फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहेंगे फील्ड चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज वो होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो हमारा हमने कहा Q नॉट है हमारा, वो टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज वो होता है कि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि टेस्ट चार्ज।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास चार्ज है जिसे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, उसे हम लोगों ने देखा वो एक चार्ज क्यू से सर्टेन डिस्टेंस पर था, तो हमने ये देखना है कि इसके अराउंड को कितनी फोर्स डेवलप हुई, तो उसे हम लोगों ने नाम दिया F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और जिसे हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, F हमारे पास फोर्स है और क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है। फर्स्टली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। The electric field intensity at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसका यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के गिर्द अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स के असर इसको एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करवा देता है। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसकी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी। इफ़ द टेस्ट चार्ज इज़ फ्री टू मूव इट विल बी ऑलवेज मूव इन ऑल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन की सिमत पर जो हमने फोर्स लगाई है, बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक चार्ज पर अमल करने वाली एक फोर्स है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की हुई है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स शो की हुई हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक फील्ड क्रिएट हो गया है। अब स्टूडेंट्स जहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये पास पास होंगी उन्हें हम कहेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है। अब जहाँ पे जो ये लाइंस एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर होंगी वहाँ पे हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम है। स्टूडेंट्स ये था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर तो हमारे पास दो सेम चार्जेस हों, दोनों पॉजिटिव चार्ज हों, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास आउटवर्ड होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू नेगेटिवली पॉइंट चार्ज, क्योंकि सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। The direction of electric field intensity is an electric field can be represented by drawing lines. स्टूडेंट्स एक माइकल फैराडे साइंटिस्ट था, उसने फील्ड चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जाहिर करने के लिए चंद उसने लाइंस का कॉन्सेप्ट को पेश किया। उन्हें उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। These lines are known as electric lines of force. These lines were introduced by Michael Faraday.
These lines are imaginary lines around a field charge and arrowhead indicating the direction of force. जो ये arrowhead है, जो ये arrowhead हमने बनाया, ये डिस्क्राइब करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को. The spacing between the field lines show the strength of the electric field. अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है. हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होंगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनके की पॉइंट्स डिस्कस किए कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से एंटर होती हैं और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर होती हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है. सेकंड पॉइंट. थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. स्टूडेंट्स फोर्थ वन अगर हम लोग पॉइंट को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस की सिमत जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की डायरेक्शन में होता है. पॉजिटिव चार्ज में देखा हम लोगों ने आउटवर्ड थी, ओके. पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास आउटवर्ड होंगी और इनवर्ड होंगी हमारे पास जब हमारे पास जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ओके. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनमें जो ये कर्व्ड लाइंस हैं, जो ये कर्व्ड लाइंस हैं ये इनकी जो कर्व्ड शेप है, इन कर्व्ड शेप के लाइन में अगर किसी भी डायरेक्शन में हम लोग टेंजेंट खींच लें तो जो ये टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, ओके स्टूडेंट्स. और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस मैच नहीं करती. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्कस किया. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के समझ आ गए होंगे जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक चार्ज को और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया. स्टूडेंट्स आप इस वीडियो लेक्चर को अगेन देखिएगा फिर अटेंटिव होगे तो होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.